नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग यूजीसी नेट दिसंबर 2008 में आयोजित अर्थशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र है, इस पेपर को सॉल्व करेंगे और जानेंगे कि यूजीसी नेट परीक्षा में 2008 में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ से जो प्रश्न हम लोग देखेंगे वह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, अल्टीग्रेड एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्जाम, बीपीएससी 4.0 एग्जाम तथा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और यह क्लास रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या प्रश्न थे। 1 नंबर प्रश्न है, कॉप डगलस के उत्पादन फलन का मानना है कि प्रतिस्थापन की लोच क्या होती है। कॉप डगलस उत्पादन फलन में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो कॉप डगलस उत्पादन फलन में प्रतिस्थापन की लोच जो होती है वह इकाई के बराबर होती है या 1 होती है, तो इसलिए 1 का सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है 2 नंबर, उपभोक्ता उस बिंदु पर अपना संतुलन प्राप्त करता है जहां कुल उपयोगिता कीमत के बराबर होती है, सीमांत उपयोगिता ज़्यादा होती है कीमत से, सीमांत उपयोगिता कम होती है कीमत से, या सीमांत उपयोगिता और कीमत बराबर होती है, सीमांत उपयोगिता के कीमत बराबर होती है। तो उपभोक्ता उस बिंदु पर संतुलन में होता है जहां पर सीमांत उपयोगिता जो है कीमत के बराबर होती है, इसलिए 2 का सही आंसर डी है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी या इष्टतम किस वक्र के किसी भी बिंदु पर स्थापित हो सकता है। तो पैरेटो अनुकूलतम जो है वह दिए गए ऑप्शनों में किस वक्र के बिंदु पर स्थापित होता है। तो देखते हैं, लैफर वक्र नहीं, एंजल वक्र नहीं, यह भी गलत है, लॉरेंज वक्र यह भी गलत है, कॉन्ट्रैक्ट वक्र यह सही है। तो पैरेटो अनुकूलतम जो है वह कॉन्ट्रैक्ट या संविदा वक्र पर स्थापित होता है, तो इसलिए सही आंसर 3 का सी है। अगला 4 नंबर प्रश्न है, से के नियम के अनुसार बेरोजगारी किसके द्वारा समाप्त की जा सकती है। मजदूरी में बढ़ोतरी करके, मजदूरी में गिरावट करके, मजदूरी पर कर लगाना या लगाकर, और मजदूरी के साथ आर्थिक सहायता देना। तो से जो है प्रतिष्ठित या परंपरावादी अर्थशास्त्रियों से संबंधित है। परंपरावादी अर्थशास्त्रियों में एडम स्मिथ, रिकार्डो, जेएस मिल तथा से आते हैं, और से जो है इसके अलावा माल्थस भी परंपरावादी अर्थशास्त्री या संप्रदाय से संबंधित हैं। और इन सारे परंपरावादी या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि बेरोजगारी समाप्त करने के लिए मजदूरी में गिरावट की जानी चाहिए, तो इसलिए मजदूरी में गिरावट बी ऑप्शन में दिया गया है, तो 4 का सही आंसर बी है। अगला 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति का सबसे ज़्यादा व्यापक माप कहा जाता है। मुद्रा आपूर्ति का सबसे ज़्यादा व्यापक माप किसे M1 को कहा जाता है, M2, M3, M4 किसे कहा जाता है। तो मुद्रा आपूर्ति का सबसे बृहद माप जो है वह M3 है। मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में RBI द्वारा कई कार्यकारी समूह बनाए गए थे। इन कार्यकारी समूहों में पहला जो कार्यकारी समूह था वह 1968 में RBI द्वारा गठित किया गया था, और 68 में जो मुद्रा की पूर्ति का माप प्रकाशित होता था वह एक ही प्रकाशित किया जाता था जिसे M कहा जाता था, और बाद में इसी M को M1 कहा जाने लगा। इसे लोगों के पास नकदी तथा मांग जमाओं के रूप में परिभाषित किया जाता था, और यह मुद्रा पूर्ति की संकीर्ण माप कहलाती थी। तो M1 जो है मुद्रा की पूर्ति की संकीर्ण माप कहलाती थी। इसके बाद मुद्रा पूर्ति की माप का जो सेकंड कार्यकारी समूह है वह RBI द्वारा गठित किया गया। सेकंड कार्यकारी समूह जो है 1977 में गठित किया गया था। इस कार्यकारी समूह ने मुद्रा पूर्ति के 4 वैकल्पिक माप दिए, और इन 4 वैकल्पिक माप को तरलता के घटते क्रम में देख सकते हैं, जिसमें M1, M2, M3 और M4 यह 4 माप थे। M1 में C प्लस DD प्लस OD को शामिल किया गया था। M2 में M1 प्लस डाकघर की बचत जमाओं को शामिल किया गया था। M3 में M1 प्लस बैंकों के पास लोगों की सावधि जमाओं को शामिल किया गया था, तथा M4 में M3
प्लस टोटल पोस्ट ऑफिस की डिपॉजिट को शामिल किया गया था। तो इस प्रकार से 1977 में जो सेकंड कार्यकारी समूह बना, इसमें तरलता के 4 माप M1, M2, M3 दिए गए, जिनमें M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा गया और M3 को व्यापक मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया। इसी प्रकार से RBI ने मुद्रा की पूर्ति माप के लिए तीसरा कार्यकारी समूह गठित किया और तीसरा कार्यकारी समूह जो है 1998 में YB रेड्डी की अनुशंसा पर गठित किया गया था। इसमें मुद्रा की पूर्ति के लिए 4 नए मौद्रिक तथा 3 तरलता समग्र माप अपनाए गए। 4 नए मौद्रिक जो माप अपनाए गए थे, उनमें M0 की एक नई अवधारणा को विकसित किया गया। तो क्या थी वह मुद्रा पूर्ति की माप की अवधारणा? M0, M1, M2 और M3, यह 4 अवधारणाएं थी, जिसमें M0 में CC प्लस RBI के पास बैंकों की जमाएं प्लस RBI के पास अन्य जमाओं को शामिल किया गया था, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार या शुद्ध विदेशी भंडार शामिल था। M1 में CC प्लस DD प्लस OD को शामिल किया गया था। M2 में M1 प्लस 1 वर्ष की परिपक्वता वाले निवासियों की अल्पकालीन सावधि जमाओं को रखा गया और M3 में M1 प्लस निवासियों की दीर्घकालीन जमाओं प्लस वित्तीय संस्थाओं या गैर बैंकिंग स्रोतों के उधार को शामिल किया गया था। तो इसके अलावा L1, L2 और L3 मुद्रा के 3 तरलता माप बताए गए। 3 तरलता माप, यह M1 हटा दिया गया था 1977 में। M0, M1, M2 और M3, यह 3 माप हो गए। इसके अलावा तरलता के अनुसार M1, L1, L2 और L3, यह 3 तरलता के हिसाब से मुद्रा पूर्ति मापने के तरीके बताए गए थे। M1, M0, M1, M2, M3 में M0 जो है आरक्षित मुद्रा या आधार मुद्रा या मौद्रिक आधार कही गई तथा M1 को संकीर्ण मुद्रा कहा गया और M3 को व्यापक मुद्रा के रूप में परिभाषित किया गया था। तो इस प्रकार से इस 5वें नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतया मुद्रा आपूर्ति का सबसे ज़्यादा व्यापक, तो व्यापक जो है M3 को माना गया है। तो 5 का सही आंसर 3C है। अगला 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? उपभोग और आय के बीच समानुपातिक संबंध की स्थिति में APC कम होता है MPC से, APC बराबर होता है MPC के, और APC कम होता है MPC से, APC बराबर होता है MPS के। तो APC MPS के बराबर होता है। तो 6 का सही आंसर जो है वह D है। अगला प्रश्न है 7 नंबर। सांकेतिक योजना क्या है? दुर्नम्य, व्यापक, निरंकुश, लचीली। तो सांकेतिक योजना जो है वह व्यापक योजना का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 8 नंबर प्रश्न है, समृद्धि के हैरड डोमर और सोलो मॉडल के बीच मुख्य अंतर किस में स्थित है? श्रम और पूंजी के बीच प्रतिस्थापनीयता में, पैमाने के प्रतिफल में, परिवर्तित कारक के प्रतिफल में, आय के समृद्धि में। तो समृद्धि के हैरड डोमर और सोलो मॉडल के बीच श्रम और पूंजी के बीच प्रतिस्थापनीयता के बीच अंतर है, क्योंकि सोलो जो है पूंजी और श्रम अनुपात को लचीला मानते हैं, जबकि हैरड और डोमर स्थिर मानते हैं। तो पूंजी और श्रम के बीच जो है थोड़ा सा अंतर है हैरड और डोमर के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है, अल्प विकसित देशों के संदर्भ में निर्धनता के दुष्चक्र के थीसिस के नर्क्सियन प्रतिपादन में निवेश करने की अभिप्रेरणा किसके द्वारा सीमाबद्ध होती है? बचतों का अभाव ए में दिया गया है, बी में निवेश अवसरों का अभाव, सी में बाजार का आकार और डी में सरकार की नीति। तो बचतों का अभाव होगा। बचतों का अभाव ए में दिया गया है। 9 का सही आंसर ए है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, करों को बढ़ाने से प्राप्त धन किस कोष में जाता है? समेकित कोष, आकस्मिक कोष, सार्वजनिक लेखा, निजी लेखा। तो करों को बढ़ाने से जो धन या राजस्व सरकार को मिलता है उसको समेकित कोष में रखा जाता है
और सार्वजनिक लेखा का जो पैसा होता है वह सरकार का पैसा या वित्त या धन नहीं होता, क्योंकि यह जो है बीमा से संबंधित पैसा होता है, उसको सरकार वापस करती है। अगला प्रश्न है 11 नंबर, आवर्ती प्रगति की मदें किस बजट के अंतर्गत आती हैं? पूंजीगत घाटा, आगम घाटा, रोकड़ घाटा, एकीकृत घाटा। तो आवर्ती प्रगति की मदें जो हैं वह आगम घाटा के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए सही आंसर 11 का बी है। अगला 12 नंबर प्रश्न, 11 का सही आंसर बी 12। कुल आगम और कुल व्यय के बीच अंतर क्या कहलाता है? पूंजीगत घाटा, आगम घाटा, राजस्व घाटा, बजटीय घाटा। तो कुल आगम और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है वह आगम घाटा का अंतर होता है। कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच आगम घाटा या राजस्व घाटा का अंतर होगा, इसे राजस्व घाटा कहते हैं। आगम घाटा बी आंसर सही है 12 का। अगला नहीं, आगम नहीं से बजटीय घाटा कहेंगे। क्या है? कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच कुल आय, मतलब आय, आगम का मतलब आय, कुल आय और कुल व्यय के बीच जो घाटा होगा वह बजटीय घाटा का एग्जाम्पल है। तो बजटीय घाटा क्या होगा? कुल आय और कुल व्यय के बीच अंतर। तो इसलिए सही आंसर जो है डी है, बजटीय घाटा। बी नहीं, डी सही है। अगला प्रश्न है 13 नंबर, विदेशियों से उधार लेने को क्या कहा जाता है? वस्तुओं का निर्यात, एक तरफी या अप्रतिदत्त प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां, चालू प्राप्तियां। तो विदेशियों से उधार लेने को पूंजी प्राप्ति कहा जाता है, तो इसलिए सही आंसर सी है 13 का। अगला 14 नंबर प्रश्न है, देश के द्वारा आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध किस ओर प्रवृत्त करते हैं? आयातित उत्पादों के लिए मांग में ह्रास, आयातित उत्पादों के लिए मांग में वृद्धि, आयातित उत्पादों के लिए आपूर्ति में वृद्धि, आयातित उत्पादों की आपूर्ति में ह्रास। तो देश के द्वारा आयात में परिमाणात्मक प्रतिबंध का मतलब हुआ कोटे से है, और कोटा जो है मुख्य रूप से आयातित उत्पादों की आपूर्ति में कमी या ह्रास के संदर्भ में लगाया जाता था। तो आपूर्ति डी आंसर सही होगा, और परिमाणात्मक प्रतिबंध जो होता है वह कोटे से संबंध रखता है। तो 14 का सही आंसर डी है। अगला 15 नंबर करंट से है, इसमें जीडीपी निर्यात पूछा गया था, जीडीपी का निर्यात। अगला 16 नंबर है, राजकोषीय घाटा पूछा गया था 2006-07 में। तो 2023-24 में राजकोषीय घाटा हम लोग जान लेते हैं, वह जीडीपी का 5.9% है राजकोषीय घाटा। राजस्व घाटा 2.9% है, और प्राथमिक घाटा जो है वह 2.3% है। जीडीपी का है यह 2023-24 के बजट के अनुसार राजकोषीय घाटा 5.9% है जीडीपी का, राजस्व घाटा 2.9% है, और प्राथमिक घाटा 2.3% है जीडीपी का। अगला प्रश्न है 17 नंबर में, एचडीआई की रैंकिंग पूछी गई है। तो एचडीआई की रैंकिंग 2023 में अगर देखी जाए तो 2023 में भारत की रैंकिंग जो है 193 देशों में 134 है, और 134 में 34वें स्थान पर भारत जो है मध्यम मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत आता है। मानव विकास सूचकांक की गणना करने के लिए यूएनडीपी द्वारा डेटा तैयार किया जाता है, और यूएनडीपी द्वारा जो डेटा तैयार किया जाता है उस डेटा में स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है। स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय को लिया जाता है, 3 सूचक जो है लिए जाते हैं। और अगर यूएनडीपी की गणना, यूएनडीपी द्वारा मानव विकास रिपोर्ट की गणना सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? तो देखा जाए तो 1990 में चालू की गई थी यूएनडीपी द्वारा। अगला प्रश्न है, तो वर्तमान में 2023 में जो रैंक है वह 134वां है। अगला प्रश्न है 18 नंबर है, 2006 और 7 में भारत में चालू बाजार कीमतों पर सकल देशी बचतें जीडीपी का, तो बचत पूछी गई थी। तो बचत हम लोग लेटेस्ट बचत देख लेते हैं कितनी है जीडीपी का। तो लेटेस्ट बचत जो है जीडीपी का 2023 में वह 30.2% है, 30.2%। अगला प्रश्न है 19 नंबर है, एक्स और वाई के प्रतिगमन समीकरण में बी एक्स किसके बराबर है? तो बी एक्स जो है R² अपान बी
एक्स वाई के बराबर है या बी वाई एक्स के बराबर है। तो सही आंसर है डी, डी सही आंसर है 19 का। अगला 20 नंबर प्रश्न है, क्या है, निम्नलिखित औसतों में से मूल माध्य वर्ग रूट मीन स्क्वायर कौन सा है। तो द्विघाती माध्य, हार्मोनिक माध्य, ज्यामितीय माध्य, मिश्रित माध्य। तो दिए गए ऑप्शनों में मूल माध्य वर्ग जो होता है वह द्विघातीय माध्य है। तो सही आंसर ए है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और 21 से 30 प्रश्न अभिकथन और तर्क प्रकार के प्रश्न हैं। नीचे दिए गए कोटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 21 में क्या दिया गया है, अभिकथन और तर्क दिया गया है। अल्पाधिकार के अंतर्गत समस्त फर्में अपनी अंतःनिर्भरता के प्रति जागरूक होती हैं। और आर में है, अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों के मध्य व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता विद्यमान नहीं होती है। तो इसमें ए सत्य है और आर असत्य है, क्योंकि प्रतिद्वंद्विता होती है। ए सत्य है क्योंकि अल्पाधिकार के अंतर्गत समस्त फर्में अपनी अंतःनिर्भरता के प्रति जागरूक होती हैं और अल्पाधिकार के अंतर्गत फर्मों के मध्य जो है प्रतिद्वंद्विता होती है। तो यहाँ नहीं, यह गलत है। तो ए सही है, आर गलत है। ए सत्य है, आर असत्य है, सी आंसर सही है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, गिफिन गुड्स का मांग वक्र धनात्मक रूप से ढलवा होता है। गिफिन गुड्स का मांग वक्र धनात्मक रूप से ढलवा होता है। गिफिन गुड्स का मांग वक्र ऋणात्मक होता है। तो यह गलत है, ये गलत हो जाएगा। उसकी स्थिति में धनात्मक प्रतिस्थापन प्रभाव, नकारात्मक आय प्रभाव द्वारा बहुत कुछ निष्प्रभावित कर दिया जाता है उसकी स्थिति में। तो गिफिन सही है, गिफिन गुड्स का मांग वक्र धनात्मक रूप से ढलवा होता है, क्योंकि गिफिन गुड्स में मांग का नियम लागू नहीं होता है। तो धनात्मक रूप से ढलवा होता है। तो ए और सही है, वो व्याख्या भी कर रहा है। तो ए आंसर सही है 22 का। अगला 23 नंबर प्रश्न है, हिग्स के अनुसार व्यापार चक्र गुणक और त्वरक के बीच अंतःक्रिया की वजह से उत्पन्न होता है। सही है। हिग्सियन व्यापार चक्र सिद्धांत में त्वरक मंदी के चरण में शक्तिहीन हो जाता है। तो हिग्सियन व्यापार में, ठीक है, हिग्सियन व्यापार चक्र सिद्धांत में त्वरक मंदी के चरण में शक्तिहीन हो जाता है। तो ये ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसलिए ए सही है 23 नंबर प्रश्न में। अगला 24 नंबर प्रश्न है, ड्यूजनवरी अभिकथन क्या है। ड्यूजनवरी ने परिकल्पना की कि उपभोग आय संबंध अप्रत्यावर्तनीय है और उपभोग न सिर्फ वर्तमान आय पर परंतु पिछली आय पर भी निर्भर होता है। तो यह पिछली आय वाला कंसेप्ट ठीक है। तो इसमें ए और आर दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो इसलिए सही आंसर 24 का ए है। अगला 25 नंबर प्रश्न है, अभिकथन बैकवास अफेक्ट्स का अभिप्राय अल्पविकसित देशों में उत्पन्न प्रतिकूल स्थिति से है। बैकवास अफेक्ट का अभिप्राय अल्पविकसित देशों में उत्पन्न प्रतिकूल स्थिति से है। और आर में दिया गया है, देसी विनिर्माण की समृद्धि की लागत पर कच्चे माल के निर्यातों पर अनावश्यक जोर। तो 25 में सही आंसर जो है ए और आर दोनों हैं और स्पष्टीकरण भी है इसका। तो बैकवास इफेक्ट, तो यह सही है सी। अगला 26 नंबर प्रश्न है, अल्पविकसित देशों में श्रम उत्पादकता के निम्न स्तर मौजूद रहते हैं। अल्पविकसित देशों में श्रम उत्पादकता के निम्न स्तर मौजूद रहते हैं और यह भौतिक पूंजी के अभाव की वजह से होता है। तो इसमें ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 26 का सही आंसर डी है। अगला 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 26 डी। अगला 27, अभिकथन ए तर्क आर, भारत में ज़्यादा से ज़्यादा किसान खेती से जबरन बाहर होते जा रहे हैं। सही है 27 का, ये तो सही ही है। और आर क्या है, उनका भूमि आधार ज़्यादा छोटा होता जा रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं और क्या है, व्याख्या भी कर रहा है, भूमि आधार छोटा होता जा रहा है तो इससे किसान जो हैं खेती से बाहर होते जा रहे हैं। अगला 28 नंबर प्रश्न में क्या है,
जगदीश भगवती ने कहा कि एक देश अपनी समृद्धि प्रक्रिया में इमिसराइजिंग ग्रोथ और व्यापार शर्तों में अवनति का अनुभव करेंगे। ठीक है, देश के निर्यातों के लिए मांग की आय लोच अधिक होती है, अभी सही है। तो सही भी है, दोनों ए और आर दोनों कथन सही हैं, मतलब कथन और तर्क दोनों सही हैं, और आर तर्क जो है अभिकथन की स्पष्टीकरण कर रहा है। 28 का सही आंसर सी हो जाएगा। अगला 29 नंबर प्रश्न है। 29 में क्या है देखते हैं। समवर्ती विचलनों के गुणांक की गणना विचलनों की दशा के बीच की जाती है, उनके विस्तार के बीच नहीं। और तर्क में दिया गया है यदि दो श्रेणियों के बीच सहसंबंध को बहुत नैमित्तिक रूप से अध्ययन करना वांछित है, तो यह दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए डी सही है 29 नंबर प्रश्न का। अगला 30 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा। जेम्स बुकानन के विचारानुसार सार्वजनिक ऋण का प्राथमिक भार भावी पीढ़ियों को स्थानांतरित हो जाता है। सार्वजनिक ऋण का भुगतान भावी पीढ़ी पर कर लगाकर किया जाता है। सार्वजनिक ऋण का भुगतान भावी पीढ़ी पर कर लगाकर किया जाता है, तो यह दोनों गलत हैं। ए और आर दोनों गलत हैं, तो 30 का सही आंसर सी है। अगला 31 नंबर प्रश्न है। 31 में क्या है। प्रश्न संख्या 31 से 38 तक के लिए परीक्षार्थियों को सही कालानुक्रम क्रम के विकल्प पर चिन्ह लगाना है। देखते हैं कालक्रम के अनुसार कैसे। एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत, गुटेरस का द्वयाधिकार सिद्धांत, मार्शल का आभास लगान सिद्धांत और स्वीजी का विकुंचित मांग विश्लेषण। तो स्वीजी विकुंचित मांग विश्लेषण सबसे लास्ट में आता है, तो सबसे लास्ट में 4 हो जाएगा। उसके बाद उसके पहले जो है एकाधिकार प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत आता है और मार्शल का आभास लगान आता है, तो एकाधिकार प्रतिस्पर्धा फर्स्ट में हो जाएगा और मार्शल का आभास लगान थर्ड हो जाएगा। और अब बचा क्या है, अब बचा है सेकेंड, तो सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ वाला सही हो जाएगा। सेकेंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ, बी आंसर सही है 31 का। अगला 32 नंबर प्रश्न है। पिकाक वाइजमैन परिकल्पना, बुकानन का क्लबों का आर्थिक सिद्धांत, वेगनर परिकल्पना, फेंडले सिराज के सार्वजनिक व्यय के प्रनियम। तो बुकानन क्लबों का आर्थिक सिद्धांत, बुकानन के क्लबों का जो आर्थिक सिद्धांत है वह सबसे पहले वेगनर ला सबसे पहले आया है। वेगनर ला कहाँ है, 3 नंबर में है, तीसरा है। फिर उसके बाद फेंडले का सार्वजनिक व्यय का नियम आया, फिर 4 हो जाएगा। फिर पिकाक वाइजमैन परिकल्पना 1961 में आई, 1 हो जाएगा। और फिर बुकानन का क्लबों का सिद्धांत सेकंड हो जाएगा। सबसे नया जो सिद्धांत है बुकानन क्लबों का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत है सेकंड। तो ऊपर से अगर देखें थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, डी में दिया गया है। 32 का सही आंसर डी है। अगला 33 नंबर प्रश्न है। इन्वेंटरी थ्योरी अप्रोच, रीस्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी, फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, टेबलो इकोनॉमिक्स। तो सबसे पुराना सिद्धांत इन दिए गए ऑप्शनों में टेबलो इकोनॉमिक्स का है, इसलिए 4 सबसे पहले हो जाएगा। और 4 सी में सबसे पहले दिया गया है, तो सी ही सही हो जाएगा। उसके बाद जो सिद्धांत आया वह फिशर का इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज आया था, तो फिर 4 के बाद थर्ड हो जाएगा। थर्ड में फिशर ऑफ इक्वेशन, हाँ ठीक है, थर्ड हो जाएगा। फिर इसके बाद इक्वेशन इन्वेंटरी थ्योरी अप्रोच जो है फर्स्ट हो जाएगा। और फिर सेकंड हो जाएगा रीस्टेटमेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मनी, तो थर्ड फर्स्ट सेकंड सी में दिया गया है, तो सी आंसर सही है। इसका 33 का सही आंसर सी है। अगला है 34 नंबर प्रश्न है। इसको कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। रोलिंग प्लान का प्रारंभ, नियोजन के बाजार यंत्रीकरण की ओर संचलन। तो नियोजन के बाजार यंत्रीकरण की संचलन जो है यह उदारीकरण की विधि को बताता है। इसके अलावा फेल्डमैन महालनोबिस मॉडल, योजना अवकाश। तो इन दिए गए ऑप्शनों में महालनोबिस मॉडल जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था, तो पहले हो जाएगा थर्ड। फिर योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच रहा, तो फोर्थ हो जाएगा। फिर रोलिंग प्लान आया 1979, हाँ 1978 में 5वीं पंचवर्षीय योजना समाप्त की, 79 में रोलिंग प्लान आया, फर्स्ट हो जाएगा।
और 1991 में उदारीकरण आया। तो थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड सी दिया गया है। 34 का सही आंसर सी है। अगला 35 नंबर प्रश्न है, विशिष्ट टारगेट ग्रुप उन्मुख कार्यक्रम, परिवार नियोजन का प्रारंभ, प्रत्यक्ष निर्धनता विरोधी कार्यक्रम, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। अब इसमें देखना है कौन सा सही है। तो परिवार नियोजन अगर कार्यक्रम की बात की जाए तो 1952 में सबसे पहले दिए गए ऑप्शनों में चालू किया गया था। तो सेकंड सबसे पहले आ जाएगा। सेकंड किसमें है, जिसमें सेकंड पहले दिया होगा वही सही होगा। तो बाकी बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है। तो ए आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद विशिष्ट टारगेट ग्रुप उन्मुख कार्यक्रम, यह जनसंख्या कम करने से संबंधित है, फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या दिया गया है, इसके बाद जो है वह हो जाएगा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। 1974 से 78 पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम फोर्थ हो जाएगा। और फिर थर्ड हो जाएगा प्रत्यक्ष निर्धनता विरोधी कार्यक्रम। तो सेकंड फर्स्ट फोर्थ थर्ड ए में ही दिया गया है। तो 35 का सही आंसर ए है। अगला 36 नंबर प्रश्न है, यह कैनकून में WTO की मंत्रिस्तरीय बैठक, हांगकांग में, दोहा और सिंगापुर में, इनको कालक्रम के अनुसार से व्यवस्थित करना है। तो सिंगापुर में जो दोहा की बैठक हुई 1996 में सबसे पहले हुई सिंगापुर में। फिर WTO की दोहा बैठक 2001 में हुई थी। और फिर कैनकून 2003 में हुई। और फिर हांगकांग सेकंड नंबर पे है, सबसे लास्ट में हो जाएगा। हांगकांग की बैठक जो है 2005 में हुई थी। तो सबसे लास्ट में दो किस्में हैं, ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, बी सही है। बी आंसर इसमें सही। इसके अलावा जिनेवा 2022 में जिनेवा में WTO की बैठक हुई। और 2024 में आबू धाबी में WTO की मंत्रिस्तरीय बैठक हुई। और 2026 में कैमरून में WTO की मंत्रिस्तरीय बैठक होगी। तो 22, 24 और 26 यह तीनों मीटिंग WTO की जो दो हो चुकी है और जो 26 में होने वाली है इम्पॉर्टेंट है। 2022 में जिनेवा में WTO की बैठक हुई, 2024 में आबू धाबी में हुई और 2026 में कैमरून में WTO की बैठक आयोजित की जाएगी। अगला है 37 नंबर प्रश्न है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, अंत्योदय अन्न योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नरेगा 2005 में आया। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो है वह 1999 में आया, 1999 में हो जाएगा। और अंत्योदय अन्न योजना सन 2000 में लाई गई केंद्र सरकार द्वारा। और इसके बाद प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में लागू की गई थी। तो इस हिसाब से 1999 संपूर्ण ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम सेकंड सबसे अंत में मनरेगा हो जाएगा या नरेगा हो जाएगा फर्स्ट। तो सबसे अंत में फर्स्ट किस ऑप्शन में होगा वही आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट तो 2 में दिया गया है, मतलब ए गलत है, बी गलत है। बाकी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखते हैं। और तीसरा है अंत्योदय अन्न योजना। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2000 में चालू की गई और वह दोनों भी 2004 में चालू किए गए थे, लेकिन एक दिसंबर में आई थी प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री दिसंबर वाला जो है सेकंड पे होगा। डी आंसर सही है इसका। 37 का सही आंसर डी है। अगला 38 नंबर प्रश्न है, इसमें क्या है, वित्त आयोग के अध्यक्षों के बारे में पूछा गया है। तो वित्त आयोग के अध्यक्षों की बात की जाए तो पहले नंबर पर के सी नियोगी वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो बी जिसमें पहले नंबर पे है। और फिर के सी नियोगी के बाद राजमन्नार, फिर NKP साल्वे और फिर रंगराजन बी। तो इसमें देखते हैं के सी नियोगी डी। इसमें ABCD दे दिया गया है। और इसमें अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। इस खंड में 2 सूची दी गई हैं, एक में घटनाएं सिद्धांत मॉडल दिए गए हैं और दूसरी में लेखक वर्ष और परीक्षार्थियों को सूची फर्स्ट में दी गई मदों को सूची सेकंड में दी गई मदों के साथ सुमेलित करना है और सही सुमेलित विकल्प पर चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हाल माहौल। सीमा
कीमत निर्धारण सिद्धांत। तो सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत की बात जो है वह कौन करते हैं? तो सीमा कीमत निर्धारण सिद्धांत की बात वेन करते हैं। तो ए थर्ड से मिलान हो जाएगा। विक्रय लागतों की बात चैम्बरलिन द्वारा की जाती है। तो बी चैम्बरलिन किस कहाँ है? फर्स्ट से मिलान हो जाएगा। विक्रय अधिकतमीकरण सिद्धांत की बात जो है बामल अपने मॉडल में करते हैं और बामल फोर्थ में दिया गया है, फोर्थ हो जाएगा। और फर्म का समृद्ध अधिकतमीकरण सिद्धांत जो है मैरिस करती हैं, तो मैरिस जो है सेकंड से हो जाएगा। तो थर्ड फर्स्ट फोर सेकंड, थर्ड फर्स्ट फोर सेकंड किस में दिया गया? थर्ड फर्स्ट फोर सेकंड ए ऑप्शन में ही दिया गया है। तो 39 का सही आंसर ए है। अगला 40 नंबर प्रश्न है पैमाने के वर्धमान प्रतिफल। तो अगर पैमाने के वर्धमान प्रतिफल की बात की जाए तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 ज़्यादा होगा 1 से, तो यह पैमाने के प्रतिफल हो जाएगा। पैमाने के ह्रासमान प्रतिफल की अगर बात की जाए तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 कम होगा 1 से। इसी प्रकार से पैमाने के स्थिर प्रतिफल की बात की अगर की जाए तो बीटा 1 प्लस बीटा 2 बराबर 1 के होगा। और इसी प्रकार से कारकों के ह्रासमान प्रतिफल की अगर बात की जाए तो बीटा 1 बीटा 2 कम होगा 1 से। तो डी का मिलान हो जाएगा ए से या फर्स्ट से। डी का मिलान फर्स्ट से अगर होगा तो ना तो ए में दिया गया है, ना तो बी में दिया गया है, ना तो इसमें डी में दिया गया है। और ए का मिलान होगा सेकंड से। पैमाने का वर्धमान प्रतिफल जो है बीटा 1 प्लस बीटा 2 ज़्यादा होगा 1 से, तो इसलिए यह सही आंसर जो होगा सी आंसर सही होगा इस हिसाब से 40 का। 40 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर सी है। अगला 41 नंबर प्रश्न में क्या है देखते हैं। सूची फर्स्ट में क्या दिया गया और सूची सेकंड में क्या दिया गया है देखते हैं। प्रकटित अधिमान प्रकल्पना। तो प्रकटित अधिमान प्रकल्पना सबको पता है, पीए सैमुअल्सन द्वारा दी गई उदाहरण है, तो 4 से मिलान हो जाएगा। बी में आभासी लगान, तो आभासी लगान या आभास लगान मार्शल द्वारा दी गई है उदाहरण है, बी का मिलान थर्ड से हो जाएगा। प्रतिस्थापन की लोच, तो प्रतिस्थापन की अगर लोच की बात की जाए तो प्रतिस्थापन की लोच का सिद्धांत मिन्हास द्वारा दिया जाता है, तो सी का मिलान हो जाएगा सेकंड से। और इसी प्रकार से अंतिम में क्या दिया गया है? सामाजिक कल्याण फलन प्रगर्सन सामाजिक कल्याण फलन की बात करते हैं फर्स्ट थे, तो 4 थर्ड सेकंड फर्स्ट, 4 थर्ड सेकंड फर्स्ट बी आंसर सही है। 41 नंबर प्रश्न में सही आंसर बी है। अगला 42 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या है। टेब्लो इकोनॉमी, तो टेब्लो इकोनॉमिक की बात जो है फ्रैंकोइस कोएने करते हैं, तो इसलिए ए का मिलान होगा थर्ड से। बी जीवन चक्र परिकल्पना की बात फ्रैंको मोदिग्लियानी अपने सिद्धांत में करते हैं, बी का मिलान 4 से हो जाएगा। ISLM का खुली अर्थव्यवस्था संस्मरण, ISLM का खुली अर्थव्यवस्था संस्मरण जो है मुक्त अर्थव्यवस्था संस्मरण की बात मुंडेल, फ्लेमिंग मुंडेल या रॉबर्ट मुंडेल अपने सिद्धांत में करते हैं, तो सी का जो मिलान हो जाएगा सेकंड से हो जाएगा। और राष्ट्रीय आय लेखांकन रिचर्ड स्टोन हो जाएगा, तो डी का मिलान फर्स्ट से। डी का मिलान फर्स्ट से किस में है? डी का मिलान फर्स्ट से ए में दिया गया है, बी में नहीं है, तो बी गलत हो जाएगा और डी गलत हो जाएगा। और तो इस प्रकार से इसका क्या हो जाएगा? थर्ड फोर सेकेंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, सी आंसर सही है 44 का। अगला 45 नंबर प्रश्न है जीवन सूचकांक की भौतिक गुणवत्ता या भौतिक गुणवत्ता का जीवन सूचकांक। तो भौतिक गुणवत्ता का जीवन सूचकांक जो है मैरिस, डी मैरिस अपने सिद्धांत में देते हैं, तो ए का मिलान हो जाएगा थर्ड से। पूंजी का जैव संयोजन, तो पूंजी के जैव संयोजन की बात कार्ल मार्क्स अपने सिद्धांत में करते हैं। समृद्धि की आश्वासित दर हैरल्ड अपने सिद्धांत में आर्थिक वृद्धि के सिद्धांत में करते हैं। समृद्धि की आश्वासित दर तो सेकंड से हो जाएगा। और समृद्धि सिद्धांत की अवस्थाएं जो हैं सबको पता है WW रोस्टो होते हैं, और रोस्टो जो है असंतुलित विकास के समर्थक अर्थशास्त्रियों में है, इसलिए डी का मिलान हो जाएगा फर्स्ट से। तो थर्ड फोर सेकेंड फर्स्ट, थर्ड फोर सेकेंड फर्स्ट, थर्ड ए गलत है, सी गलत है, 4 सेकेंड, डी आंसर सही है।
43 का सही आंसर डी है। अगला 44 नंबर प्रश्न है, अवमूल्यनों का आय प्रभाव। तो अवमूल्यन का आय प्रभाव जो है वह अवशोषण उपागम से संबंधित है। मार्शल लर्नर में दिया गया अवमूल्यन का आय प्रभाव अवशोषण उपागम, फोर्थ से ए का मिलान फोर्थ से हो जाएगा। बी अवमूल्यन का कीमत प्रभाव, तो अवमूल्यन का कीमत प्रभाव, कीमत लोच होती है तो अवमूल्यन का कीमत प्रभाव लोच से संबंधित होगी तो बी का मिलान सेकंड से हो जाएगा। बीओपी में असंतुलन को ठीक करने का माप, तो बीओपी में असंतुलन को ठीक करने का माप जो है वह हो जाएगा अवमूल्यन, फर्स्ट से हो जाएगा सी से मिलान। और डी अंतर्राष्ट्रीय तरलता, अंतर्राष्ट्रीय तरलता जो है वह एसडीआर होती है। एसडीआर स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर कितने है 3 में है, तो 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड, 4 सेकेंड फर्स्ट थर्ड, सी आंसर सही है 44 में। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने कितना 44 प्रश्नों को सॉल्व किया जो आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तथा आज की यह क्लास रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से रिवीजन के लिए अगर आपको अच्छे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का रिवीजन करना है तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें। डेली आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 30 क्वेश्चनों का सेट आपको मिलेगा ही मिलेगा रोज़, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें।